हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सारे लोग बढ़िया और मज़े में होंगे, है ना। बाकी बचे हुए जो पेपर्स आपके हैं उनकी तैयारी आपकी शानदार चल रही होगी, है ना। ऐसे उम्मीद आपसे है। और सबसे पहले आपको होली की ढेरों शुभकामनाएं। आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करें, ऐसी दिल से दुआएं आप सभी के लिए। आप अच्छा एग्जाम में करें, अपने पेरेंट्स का खुद का नाम रोशन करें। तो चलिए आज आज हम लोग बात करने वाले हैं। एक एक होल शोल वीडियो रहेगी, है ना। हो सकता है कि 50 से मिनट की रहे या फिर उससे ऊपर की वीडियो रह सकती है। इस पूरे चैप्टर में हम लोग बात करने वाले हैं डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप या फिर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की। अगर हम बात करें तो डिसोल्यूशन के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन रहेंगे एग्जाम में, है ना, किस तरीके से उन क्वेश्चन को ट्रीट करना है, कैसे उन्हें करने का प्रयास करना है। तो यहाँ से क्वेश्चन 6 मार्क्स के या फिर 4 नंबर के कंफर्म बनते हैं। तो इस पूरे चैप्टर के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है बात। तो चलिए आज का जो सेशन है वो स्टार्ट किया जाए। चलिए, तो हम लोग बात करेंगे पूरे चैप्टर के ऊपर, दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, है ना। फर्म को डिसॉल्व करते वक्त कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और किस तरह के क्वेश्चन रहेंगे, और फिर पूरा जो समराइज है पूरा चैप्टर का मामला कि चैप्टर में क्या क्या रहता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो हम लोग देखेंगे। तो इस चैप्टर से अगर हम बात करें तो 99% चांसेस हैं कि सिर्फ एंट्री ही आएंगी, अकाउंट बनाने को नहीं आएगा। जो डिसोल्यूशन के अंदर एक रियलाइजेशन अकाउंट बनता है वो नहीं आएगा, है ना। ऐसा लगभग पूरे पूरे चांसेस हैं। तो सिर्फ और सिर्फ एंट्री आएंगी। तो आप लोग ज्यादा जो फोकस हम लोग का रहना चाहिए वो एंट्री के ऊपर होना चाहिए। तो एंट्रीज कैसे करनी है उसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। तो डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म अगर की बात करें तो सबसे पहले हमें बताया भाई, जब डिसॉल्व फर्म करी जाती है तो डिसोल्यूशन का मतलब हुआ फर्म को हम लोग वाइंड अप कर रहे हैं, फर्म को बंद कर रहे हैं, है ना। अब जब हम फर्म को बंद कर रहे हैं तो हमारे पास जो सबसे रिलेवेंट चीज हुई फिलहाल बंद करने के केस में वो हुई बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हमारे पास लाइबिलिटीज और एसेट्स रहती है, तो इनके ऊपर हम लोग को काम करना पड़ता है। जितनी भी हमारी लाइबिलिटीज हैं, जितनी भी हमारी एसेट्स हैं, इन सारी चीजों को हमें एक नए अकाउंट में भेजना है, दैट इज कॉल्ड रियलाइजेशन अकाउंट, है ना। इसका नाम हमें रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से देखने को मिला होगा। जब भी हमने डिसोल्यूशन चैप्टर पढ़ा होगा वो आपने सबने आपने पढ़ा होगा। तो जितनी भी हमारी लाइबिलिटीज हैं उनको यहाँ ट्रांसफर करने का काम किया जाता है, जितनी भी एसेट्स हैं उनको यहाँ ट्रांसफर करने का काम हम लोग करते हैं। फिर हम लोग अपनी जो एसेट्स यहाँ हमने भेजी हैं इसी अकाउंट के थ्रू उनको डिस्पोज करते हैं, या हम कहते हैं रीसेल करते हैं, दोबारा उनको बेच दिया करते हैं, नीलाम कर दिया करते हैं। फिर उससे जो हमको कैश आता है उस कैश से जितनी भी हमारी लाइबिलिटीज होंगी उस लाइबिलिटी को हम सेटल आउट करते हैं। ठीक है, ये पूरा पूरा फंडा रहता है। तो पहला हमारा जो मामला बना, हाउ टू ट्रांसफर ऑल दी एसेट्स टू द रियलाइजेशन अकाउंट। इस पूरे चैप्टर के आपको टेलीग्राम के चैनल पर नोट्स भी अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। तो वो नोट्स आप लोग डाउनलोड कर लें, उन्हें आप पढ़ लें। और यहाँ मैं मोटा मोटा समझा दे रहा हूँ कि किस तरीके से क्या क्या चीजें हमको रहेंगी। तो सबसे पहले हमें एसेट्स जब ट्रांसफर करनी पड़ती है तो उनकी देखो हम एंट्री किस तरीके से करते हैं। तो एसेट्स जब हम ट्रांसफर करने का काम करेंगे बच्चे, तो एंट्री क्या करेंगे, ठीक बात। अब देखें आप जरा, हमारी मान लिया कोई मशीनरी है ना, जितनी भी हमारी एसेट्स हैं, मशीनरी है, डेटर्स हैं, या फिर कोई और एसेट्स हमारे पास हो, इन जितनी भी एसेट्स हमारे पास रहती हैं उन एसेट्स का बच्चे डेबिट बैलेंस रहता है ना। हम लोग को ये अच्छे से पता है कि जितनी भी लाइबिलिटीज हमारी कंपनी के पास है उन सबका क्रेडिट बैलेंस रहता है, और जितनी भी हमारी एसेट्स रहती हैं उन सबका डेबिट बैलेंस रहता है। तो जब हम जितनी भी हमारे पास एसेट्स हैं उन एसेट्स को हम ट्रांसफर करने का काम करेंगे टू द रियलाइजेशन अकाउंट। तो जो चीजें डेबिट में होती हैं उन्हें क्रेडिट करिएगा, और जो चीजें क्रेडिट में हैं उनको डेबिट करिएगा। और रियलाइजेशन को जस्ट उसके अपोजिट, माने अगर आप एसेट्स भेज रहे हैं तो आपके एसेट्स का बैलेंस डेबिट है। आप एसेट्स को, सारी जितनी भी आपके एसेट्स हैं, भेजते वक्त उन्हें आप क्रेडिट करेंगे और रियलाइजेशन को आप डेबिट करेंगे। ठीक है बात। तो पहली एंट्री हमारी भेजने की जो रहती है, ट्रांसफर करने की, इतना क्वेश्चन आपको करके देगा। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन इतना आपको करके देगा, बट फिर भी हम लोग पूरा एक बार पढ़ लें कि मामला पूरा रहेगा क्या। तो हमारी पहली एंट्री होगी बच्चे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, है ना। ये आपका डेबिट जाएगा। और टू वेरियस एसेट्स, मतलब जितनी भी आपकी एसेट्स हैं, है ना। एसेट्स बहुत टाइप की हो सकती हैं भाई, मैंने टाइप इन द सेंस मशीनरी हो सकती है, डेटर हो सकते हैं, या कोई फर्नीचर हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, गुडविल हो सकती है। तो ये जितनी भी चीजें आपकी हैं वो ट्रांसफर करने का आप काम करेंगे। तो जितनी भी एसेट्स हैं उन्हें आप क्रेडिट करिएगा और रियलाइजेशन आपको आपने डेबिट करना है। तो पहली एंट्री तो बच्चे ये हो गई। ठीक बात करें लाइबिलिटीज को सेंड करने की कि हम लाइबिलिटी कैसे सेंड करेंगे, है ना। तो लाइबिलिटी जब हम सेंड करते हैं तो उनका हम क्या करेंगे, देखिए किस तरीके से हम लाइबिलिटी सेंड करने का काम करेंगे। अब हमको पता है भाई जितनी भी लाइबिलिटीज हैं हमारी, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें क्रेडिटर, हमें अक्सर अपनी बैलेंस शीट में देखने को मिलेंगे जिन्हें हम ट्रेड पेएबल के नाम से भी जानते हैं। तो क्रेडिटर का अगर हमें ट्रांसफर करना हो मान लिया, तो ये क्रेडिटर का जो बैलेंस होगा बच्चे वो क्रेडिट होगा, क्योंकि जितनी भी कंपनीज के पास लाइबिलिटीज होती हैं, है ना, उनका हमेशा और हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही होता है। तो जब ये ट्रांसफर करनी हो टू द रियलाइजेशन अकाउंट, है ना,
तो फिर इस क्रेडिट वाली चीज को डेबिट करिएगा और रियलाइजेशन को आप क्रेडिट करेंगे, तो अल्टीमेट लेवल पर जितनी भी लाइबिलिटीज हैं वो दोबारा से डेबिट होने का काम करेंगी। तो हम लिखेंगे वेरियस, ठीक है, हम लिखेंगे वेरियस लाइबिलिटीज, तो वेरियस लाइबिलिटीज आपकी, ठीक है, लाइबिलिटीज आपकी डेबिट जाएंगे बच्चा, और टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये दो इंपॉर्टेंट एंट्री अपने आप में हुई जो क्वेश्चन आपको लगभग सारे केसेस में करके देगा, ठीक है बात, बीइंग, है ना, वेरियस लाइबिलिटीज ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट करके इसमें नरेशन आप लोग लिखेंगे, ठीक बात। ये जो दोनों एंट्रीज हैं ये अपने आप में इंपॉर्टेंट एंट्री हुई, ठीक है बात। अब हमने क्या करना है, सबसे पहला काम तो हमारा रहेगा ट्रांसफर करने का, कि हाउ टू ट्रांसफर द एसेट टू द रियलाइजेशन अकाउंट और हाउ टू ट्रांसफर द लाइबिलिटीज टू द रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है बात। तो एसेट्स और लाइबिलिटी को भेजने का जो मामला रहेगा वो ये रहेगा, ठीक है बात। अब जो स्पेशल टॉपिक हमारे पास होगा, हमें पता है भाई जितनी भी हमारी एसेट्स हैं, जितनी हमारी एसेट्स हैं उनको हम भेजने का काम करते हैं टू दी रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है बात। अब हमें एक बात इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हुई कि कौन सी ऐसी लाइबिलिटीज हैं या कौन सी ऐसी एसेट्स हैं जिन्हें हम रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं भेजते, है ना। बहुत सारी एसेट्स ऐसी होती हैं या बहुत सारी लाइबिलिटीज ऐसी होती हैं जिनको हम नहीं भेज सकते या वो उनको भेजना अलाउड नहीं होता, ठीक है बात। देखें अब हम एक बात, तीसरी बात कर लें जो बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप पे बात हुई, हम बात कर लें, है ना, हम टॉपिक के ऊपर बात कर लें कि एसेट्स विच डू नॉट ट्रांसफर, है ना, डू नॉट ट्रांसफर टू दी रियलाइजेशन अकाउंट, यानी कौन सी ऐसी एसेट्स हैं, वो कौन कौन सी एसेट्स हैं जिन्हें हम रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर नहीं भेजा करते, वो बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप में हुआ। पहला हमारा हो बच्चे कैश, जो ऑलरेडी हमारे पास कैश अवेलेबल होता है उसे हम ट्रांसफर नहीं कर दे, है ना। जो कैश हमारे पास ऑलरेडी कैश के फॉर्म में कन्वर्ट है, लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट है, तो इसे हम नहीं भेजते। दूसरा, हम जो नहीं भेजते वो बैंक हम ट्रांसफर नहीं करते बिकॉज इट इज ऑलरेडी इन दी लिक्विड फॉर्म, तो कैश नहीं भेज सकते, बैंक नहीं भेज सकते। थर्ड, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का अगर जिक्र कहीं पर होगा, है ना, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का कहीं अगर जिक्र होगा क्वेश्चन के अंदर, इसे आप नहीं भेज सकते, इसे आप भेजने का काम बिल्कुल नहीं करेंगे। फोर्थ जो बहुत इंपॉर्टेंट हुआ, फिक्टिशियस एसेट्स, है ना, जो फिक्टिशियस हमारी जो एसेट्स रहेंगी, ठीक है, फिक्टिशियस जो हमारी एसेट्स रहेंगी उनको भी आप नहीं भेज सकते, ठीक है। तो चार चीजें जो आपको रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर नहीं करनी होती, द फर्स्ट वन इज कैश, दूसरा आपका बैंक हो गया, तीसरा आपका प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गए, चौथी आपकी फिक्टिशियस एसेट्स हो गई। अब जो फिक्टिशियस एसेट्स है वो होती क्या है भाई, तो फिक्टिशियस एसेट्स के हमने बैलेंस शीट में हमेशा देखा होगा, जब हम बैलेंस शीट का फॉर्मेट हम लोग ने देखा होगा, बैलेंस शीट में इधर जब एसेट साइड दिया हमको रहता है तो हम कई बार देखें कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हमको बैलेंस दिया रहता है और वो भी एसेट साइड, है ना। तो एसेट साइड प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस देने का मतलब क्या हुआ भाई, प्रॉफिट एंड लॉस कोई एसेट्स है क्या, लेकिन फिर भी आपने जबरन दिखाई हुई है ना। और ऐसी बहुत सारी चीजें रहती हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अक्सर शो कराई जाती हैं, है ना। तो ये चीजें आपकी, है ना, या फिर हमें यहाँ पे दे दिया डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब जो ऐसा खर्चा जो हमने लॉन्ग टर्म के लिए कर रखा है ना, मतलब जैसे हमने एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, या हम ऐसा कह लें कि हमने एडवर्टाइजमेंट करवाया और एडवर्टाइजमेंट करते वक्त हमारा 1 करोड़ का खर्चा आया, तो कंपनी 1 करोड़ इकट्ठा नहीं दिखाती, उस 1 करोड़ को टुकड़ों में कंपनी करती है भाई, कुछ 2023 में दिखा देंगे, कुछ 2024 में दिखाएंगे, कुछ पार्ट 2025 में दिखाएंगे। तो ऐसे खर्चों को डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो उनको भी कंपनी यहाँ शो करती है, किस नाम से, है ना, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट करके दिखाती है ना, या फिर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस करके कंपनी दिखाती है। तो ये जो अपने आप में ये दोनों चीजें आपकी एसेट तो नहीं होती, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस एसेट नहीं है, या फिर एडवर्टाइजमेंट का जो खर्चा है वो आपका, है ना, जो आपने 1 करोड़ लमसम कर दिया उसका 1 टुकड़ा आपने यहाँ दिखाया एज ए एसेट्स, आपने यहाँ पर दिखा दिया, है ना। 1 टुकड़ा तो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज कर दिया, बाकी जितना बचा आपका 80,000 रुपए या फिर 80 लाख रुपए वो आपने यहाँ डाल दिया, है ना। तो मैंने कहने का मतलब यह है कि मान लिया आपने 1 लाख रुपए खर्च किया अपने एडवर्टाइजमेंट पर और आप 1 लाख इकट्ठा नहीं दिखाना चाह रहे हो, आपने क्या किया, इसमें से 20,000 रुपए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा दिया, तो आपने खर्चा दिखा दिया। अब जो बाकी 80 बचा, 80 आपने बैलेंस शीट में दिखाया, जबकि हकीकत यह है कि आपने 1 लाख रुपए खर्च कर दिया है और आपने अपने खर्चों में सिर्फ 20,000 रिकॉर्ड किया, 80 आपने बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखा दिया। तो ऐसी जो एसेट्स हैं उनको बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। तो हमने कहा जब भी हम एसेट भेजेंगे तो 4 चीजें हम नहीं ट्रांसफर करेंगे, कैश को हम लोग ट्रांसफर नहीं करते, बैंक को हम ट्रांसफर नहीं करते, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अगर दिए हैं, बहुत रेयर चांसेस होंगे कि इनके बारे में जिक्र होगा बैलेंस शीट के अंदर, इनको हम ट्रांसफर नहीं करेंगे। और फिक्टिशियस एसेट्स को हम ट्रांसफर नहीं करेंगे। इसमें मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस हो गया, फिर एडवर्टाइजमेंट का खर्चा हो गया,
है ना, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हो गए। तो इन दोनों को हम ट्रांसफर नहीं करेंगे। अब ट्रांसफर नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे भाई, इन्हें हम क्या करेंगे ना, इंपॉर्टेंट हुआ, इन्हें हम क्या करेंगे, तो इन्हें हम पार्टनर से रिकवर कर लेंगे, या यूं बोले कि हम पार्टनर्स के अकाउंट में इसको ट्रांसफर कर देंगे। अच्छा, अब ट्रांसफर अगर हम करेंगे तो फिर किस तरीके से होगा, देखो जितनी भी चीजें हैं ना, ये सब एसेट साइड शो करी गई हैं, ठीक है बात, ये एसेट साइड शो करी गई हैं। अब कैश को हम ट्रांसफर नहीं करेंगे, लेकिन इसको हम, इस कैश को हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कहा कि मैंने कैश को हम पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। तो ये नहीं ट्रांसफर होता है ना, बैंक आपका ट्रांसफर नहीं होता, कहां, पार्टनर्स के अकाउंट में। अब बात करें प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस की बात हम करें तो ये भी ट्रांसफर नहीं होता। तो मैं किन की बात कर रहा हूं, आपके फिक्टिशियस एसेट्स जो हैं, उन फिक्टिशियस एसेट्स को हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करते। दूसरा, अगर ट्रांसफर नहीं करते तो फिर इनका करते क्या है, इन फिक्टिशियस एसेट्स को हम पार्टनर के अकाउंट में ट्रांसफर करने का काम करते हैं। और इन कैश और बैंक और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को हम ना ट्रांसफर करते हैं और ना पार्टनर्स के अकाउंट में उनको ट्रांसफर करने का काम किया जाता है, ठीक है बात, तो कंफ्यूज ना हो। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एडवर्टाइजमेंट जो सस्पेंस अकाउंट रहेगा उसको हम पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो एंट्री हम लोग क्या करेंगे बच्चे, देखिए ये अपने आप में एसेट साइड आपने शो किए थे, तो इनका भाई डेबिट बैलेंस रहा होगा, और अगर इनका डेबिट बैलेंस रहा था तो इनको तो क्रेडिट करना पड़ेगा खत्म करने के लिए। तो फिर डेबिट क्या करें, तो हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे। तो लिखेंगे इसमें एंट्री, है ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लोग डेबिट करने वाले हैं, और टू फिक्टिशियस एसेट्स, ठीक है, टू फिक्टिशियस एसेट्स ये हम लोग अकाउंट क्रेडिट हम लोग करेंगे बच्चे, ठीक है बात। आई होप यहां तक की बात आपकी क्लियर हुई हो। नेक्स्ट बात देखें आप, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, लाइबिलिटीज विच डू नॉट ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट, यानी कौन कौन से ऐसे लाइबिलिटीज हैं जिनको रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर नहीं किया जाता। सबसे पहले हमारे, है ना, माना हमें रिजर्व दिए हुए हैं, हमें रिजर्व दिए हुए हैं भाई, जो रिजर्व रहते हैं उन रिजर्व को आप ट्रांसफर नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल आपको जनरल रिजर्व दिया रहेगा, है ना, आपको WCR दिया रहेगा, मतलब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इसे हम कहते हैं, है मैं WCR लिख रहा हूँ, आपने GR WCR यूज नहीं करना एग्जाम में, आप पूरी पूरी फॉर्म यूज करेंगे, दैट इज जनरल रिजर्व एंड दैट इज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है बात। IFR अगर आपको दिया होगा तो, है ना, आप ट्रांसफर उसको नहीं करेंगे, IFR जनरली नहीं दिया था, तो IFR का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है, वो अभी फिर मैं आपको बताता हूँ। तो रिजर्व आपके ट्रांसफर नहीं होंगे। सेकंड, आपकी जो फिक्टिशियस लाइबिलिटीज है ना, जो आपकी फिक्टिशियस लाइबिलिटीज है बेटा, वो भी आपकी ट्रांसफर नहीं होती, ठीक है। फिक्टिशियस लाइबिलिटीज का मतलब क्या हुआ, ऐसी वो सारी चीजें जो लाइबिलिटीज में दिखाई तो गई हैं, लेकिन एग्जैक्ट लेवल पर अगर हम देखें या फिर हम प्रैक्टिकल लेवल पर देखें तो वो लाइबिलिटीज हैं ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दे दिया क्रेडिट, सॉरी, लाइबिलिटी साइड, है ना। अब अगर लाइबिलिटी साइड हमें प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दे रखा है तो इसका ये मतलब थोड़ी कि वो लाइबिलिटी है, प्रॉफिट आपकी लाइबिलिटी थोड़ी है, या आपके जो ओनर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, वो प्रॉफिट को तुरंत मांग थोड़ी रहे हैं आपसे, ऐसा नहीं है, आपका गला थोड़ी पकड़ रहे हैं। तो जब तक आपका गला नहीं पकड़ा जा रहा सामने वाले के थ्रू, तो वो उतनी खतरनाक लाइबिलिटी थोड़ी है। तो ये फिक्टिशियस लाइबिलिटी कहलाती है। तो हम पहले देखेंगे जो फिक्टिशियस लाइबिलिटीज हैं या फिर जो फिक्टिशियस एसेट्स हैं, उनको हम रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर नहीं करते। इनको हम करते क्या है, इनको हम तुरंत पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, है ना। अगर हम इसको पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर करने का काम करेंगे तो हमें पता है भाई, जो लाइबिलिटी साइड शो करी जाती है चीजें, उन सबका बैलेंस क्रेडिट रहता है ना। और ट्रांसफर करते वक्त का मतलब हुआ हम उनको खत्म कर रहे हैं, और खत्म करते वक्त उनको आप डेबिट करिएगा। तो एंट्री बेटा क्या होगी, ठीक है, फिक्टिशियस आप लिखेंगे फिक्टिशियस लाइबिलिटीज, है ना, फिक्टिशियस लाइबिलिटीज अकाउंट आप लोग डेबिट करिएगा। और 2 आप लिखें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना। और किस रेशियो में भाई, पुराने, और एक रेशियो आपको गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर, तो उस रेशियो के अंदर आप इसको डिवाइड कर देंगे, है ना। फिक्टिशियस लाइबिलिटी अकाउंट आपने किया और 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपने किया, ठीक बात। ये आपने एंट्रीज में करनी होती है बेटा। चलिए अब बात करें रिजर्व के रिगार्डिंग। रिजर्व को हम ट्रांसफर तो नहीं करते, फिर इनका क्या करते हैं, है ना। जैसे हम एसेट्स में कैश को ट्रांसफर नहीं कर रहे, हम बैंक को ट्रांसफर नहीं कर रहे, ठीक है बात। तो जो कैश और बैंक और जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं उनको हम ट्रांसफर नहीं कर रहे टू द रियलाइजेशन अकाउंट, लेकिन उनका कर क्या रहे हैं, उनको ऐसा नहीं कि फिर पार्टनर्स के अकाउंट में भेज दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहे। और उनको ट्रांसफर करने का मतलब नहीं बनता, क्यों नहीं बनता, क्योंकि वो ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में है। तो आपने सिर्फ वही चीजें भेजनी होती हैं जो लिक्विड फॉर्म में नहीं होती, यानी कैश के फॉर्म में नहीं होती। जो ऑलरेडी कैश के फॉर्म में उसको आप ट्रांसफर नहीं करेंगे। फिर हमने एक अलग सा टॉपिक वहां पढ़ा फिक्टिशियस एसेट्स का, वो मैंने आपको बता दिया। यहाँ फिक्टिशियस लायबिलिटी के रिगार्डिंग मैंने आपको बात बता दी, तो ये बातें इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्जाम में इनके रिगार्डिंग क्वेश्चन रहेंगे कंफर्म तौर पर। अब बात करें रिजर्व का, हम लोग क्या करेंगे भाई, GR और WCR मतलब जनरल रिजर्व के रिगार्डिंग बात करें, क्या करेंगे,
तो जनरल रिजर्व के रिगार्डिंग 99 भी नहीं, मैं नहीं कहूंगा 101% कोई ट्रीटमेंट नहीं अवेलेबल होता किसी भी चैप्टर के अंदर, है ना। तो हम क्या करेंगे, जनरल रिजर्व तो हमारा आमतौर पर बांट दिया जाएगा, ठीक है। अब WCR के रिगार्डिंग कई बार ट्रीटमेंट रहते हैं, मतलब एडजस्टमेंट रहते हैं। किस तरीके के एडजस्टमेंट, ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है ना। हमने रिजर्व क्यों कर रखा है, अपने एम्प्लॉइज के लिए रिजर्व बनाया हुआ है, सो दैट कि अगर उनको काम करते करते फैक्ट्री के अंदर अगर उनके साथ कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई दिक्कत परेशानी उन लोगों को हो जाए, तो उन्हें, है ना, एक मुआवजे के तौर पर पैसा कंपनी को देना पड़ता है। तो उस मुआवजे से बचने के लिए या फिर कंपनी का जो लोड उस टाइम पर रहेगा उससे बचने के लिए कंपनी WCR क्रिएट करती है ना। तो उसके रिगार्डिंग ट्रीटमेंट रहते हैं, ठीक बात। तो हम बात कर लेंगे कि अभी फिलहाल हम बात कर लेते हैं कि अच्छा अगर कोई ट्रीटमेंट ना हो, मैंने हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बना तो रखा है या GR बना तो रखा है, लेकिन कोई दिक्कत परेशानी कंपनी के ऊपर नहीं आई, तो इनको हम करेंगे क्या। देखें, तो जनरल रिजर्व का अपने आप में क्रेडिट बैलेंस हुआ, WCR का क्रेडिट बैलेंस हुआ, या कोई भी ऐसा रिजर्व जो बैलेंस शीट में शो किया गया हो, उनको ट्रांसफर नहीं करते तो फिर करते क्या है, इनको हम पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया करते हैं। इनका अपने आप में जो बैलेंस होता है बच्चे, वो क्रेडिट बैलेंस रहता है। अब हम जब ट्रांसफर करने की बारी हम लोग की आएगी, तो हम इन सबको डेबिट करेंगे, ठीक है, और पार्टनर्स को हम लोग बेटा क्रेडिट कर देंगे, ठीक है बात। तो एंट्री अल्टीमेट लेवल पर रहेगी GR अकाउंट डेबिट, है ना, मतलब जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट जाएगा हमारा, या कोई भी रिजर्व हो हमारे पास हो, है ना। मैं वेरियस रिजर्व लिख दे रहा हूँ, है ना, मैं वेरियस रिजर्व लिखूँ, ज्यादा अच्छा वर्ड है। तो वेरियस रिजर्व अकाउंट हम लोग डेबिट कर लेंगे बच्चे, और 2 कर लेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक बात। 2 हम कर लेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो ये एंट्री जाएगी। क्लियर है बात। कोई भी रिजर्व हमारे पास हो, वो रिजर्व हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। बट मैंने कहा कि WCR के रिगार्डिंग कई बार ट्रीटमेंट रहते हैं, वो सुनो एक बार क्या ट्रीटमेंट आपके पास रह सकते हैं, है ना। मान लिया कंपनी के पास WCR है 40,000 रुपए, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने कहा GR के रिगार्डिंग कोई ट्रीटमेंट नहीं रहता, आप कंफर्म तौर पर इनको ट्रांसफर नहीं करेंगे, आप इस GR को रियलाइजेशन में ट्रांसफर ना करके ट्रांसफर करेंगे टू दी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है बात, यानी इनकम के तौर पर उसको हम दे देंगे। बट अगर WCR के रिगार्डिंग कोई ट्रीटमेंट हुआ, तो वो किस तरह का ट्रीटमेंट, भाई जो WCR आपने क्यों रिजर्व क्यों बनाया हुआ है ये रिजर्व, सो दैट अगर हमारे किसी इंप्लॉय को चोट आए, उसका एक्सीडेंट हो जाए, या कोई और हादसा उसके साथ हो, है ना, तो वो क्लेम कंपनी के ऊपर करेगा, क्योंकि वो कंपनी का एम्प्लॉय है। अगर कंपनी का एम्प्लॉय अगर वो है, तो कंपनी की जिम्मेदारी बनी कि कंपनी उसका इलाज करवाए, अगर उसका एक्सीडेंट हुआ है, तो उस इलाज को करवाने में जो खर्चा आता है ना, वो बहुत ज्यादा खर्चा अगर आ गया, तो पूरा पूरा लोड कंपनी के ऊपर आएगा। तो कंपनी उस लोड से बचने के लिए पहले ही सावधान हो जाती है, यानी वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को क्रिएट करती है, ताकि उस टाइम पर लोड ना पड़े। तो उसी रिजर्व की मैं बात कर रहा हूं। सपोजिंग ये आपका 40,000 रुपए है, ठीक है। और जब हम कंपनी को डिसॉल्व कर रहे हैं, जब कंपनी को हम खत्म कर रहे हैं, वाइंड अप कर रहे हैं, तो हम मान के चल रहे हैं कि पहला केस होगा नो क्लेम, मतलब इसके रिगार्डिंग कोई क्लेम नहीं हुआ, है ना, कोई क्लेम आपके पास नहीं आया। मतलब 40,000 आपने रिजर्व किया, आपके पूरे जब भी आप फर्म को डिसॉल्व करने जा रहे हैं, उस टाइम पे किसी वर्कर को चोट नहीं आई, किसी को कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं है, तो ये 40,000 रुपये आपके पास ऐसा रिजर्व बचा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, अगर आपके पास ये पहला केस है, तो फिर भाई एंट्री वाली होगी आपकी, है ना। पहला केस अगर होगा, तो क्या करेंगे आप, WCR अकाउंट डेबिट करेंगे, टू दी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप लोग क्रेडिट कर देंगे, ठीक बात। तो पहला केस तो बच्चे हमारा ये बनता है, ठीक है बात। अब जब सेकंड हमारा केस बनेगा, हम लिखेंगे क्लेम क्लेम टेक प्लेस, ठीक है, क्लेम हुआ। पहला केस तो होगा कि पहला केस जो हमारा रहेगा, है ना, जो हमारा पहला केस रहेगा वो तो है कि नो क्लेम, क्लेम हुआ ही नहीं। अगर क्लेम नहीं हुआ, तो 40,000 पूरा का पूरा सेफ है, तो आपने पार्टनर से बांट दिया, ठीक बात। अब अगर क्लेम हो गया, फिर क्या करें, कंपनी के पास क्लेम आ गया। अब क्लेम की 2 कंडीशन रहेंगी बच्चे, क्लेम की कंडीशन होंगी 2, है ना। क्या, एक कंडीशन होगी लेस देन, है ना, एक होगी लेस देन, एक होगी बच्चे मोर देन, एक होगी मोर देन, और एक होगी बच्चे इक्वल। इक्वल वाला केस शायद ही आपको देखने को मिले डिसोल्यूशन के रिगार्डिंग, बट अल्टीमेट लेवल पर जब क्लेम होता है, तो उसके रिगार्डिंग 3 केस बनते हैं बच्चे, लेस देन, मोर देन एंड इक्वल, ठीक है बात। ये इंपॉर्टेंट है अपने आप में समझना, तो थोड़ा सा दिमाग खोल के बैठिएगा, है ना। पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये पूरा चैप्टर 1 घंटे की जो वीडियो रहेगी, लगभग शायद 1 घंटे जाए, या फिर 50 मिनट 40 मिनट के अंदर खत्म हो जाए, उस पूरे मामले में आपको समझ में आए, है ना। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा, होपफुली आपको इस पूरा चैप्टर एक बार की वीडियो में पूरा क्लियर हो जाए। देखें बच्चे, तो लेस देन वाला केस हम देखते हैं। मान लिया हमारा जो क्लेम होता है बच्चे, जो हमारा क्लेम आया ना, वो हम मान लेते हैं कि 30 का क्लेम आया बच्चे। अब 30 का क्लेम अगर होगा, तो क्या करेंगे, है ना, उस टाइम पे हमारे पास रिजर्व जो है वो 40,000 रुपये है, बनाया हमने, और 30,000 का क्लेम हुआ, तो अब आप क्या करेंगे,
जितने का क्लेम होता है ना बच्चे, उतना ही पैसा आप लोग रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। देखो केस क्या है, मतलब पूरा पूरा मुद्दा क्या हुआ, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है उसके रिगार्डिंग आपने देखना है कि क्लेम हुआ है कि नहीं हुआ है। कंडीशन पहली होगी क्लेम होगा ही नहीं, अगर क्लेम नहीं होगा तो फिर एंट्री ये है वेरियस रिजर्व अकाउंट यानी डब्ल्यूसीआर अकाउंट डेबिट गया तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट चला गया। दूसरा केस है क्लेम हुआ। अब अगर क्लेम होगा तो उसमें तीन पॉसिबिलिटीज हैं, या तो क्लेम कम होगा या ज्यादा होगा या फिर इक्वल होगा। अब यहां पर दिक्कत आ गई, अगर हम क्लेम हमको लेजर वाला हम केस पकड़ रहे हैं, हमें 30,000 का क्लेम हमारी कंपनी के ऊपर आया और हमारे पास रिजर्व 40,000 रुपए, तो क्या करेंगे, तो हम 30,000 ट्रांसफर करेंगे टू द रियलाइजेशन अकाउंट, पेमेंट करेंगे 30,000 रुपए की, बाकी जो 10,000 बचा हुआ है वो पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे ओल्ड रेशियो में। तो एंट्री देखो क्या होगी, एंट्री आपकी रहेगी डब्ल्यूसीआर अकाउंट डेबिट, है ना। मैं फिर कह रहा हूँ डब्ल्यूसीआर आपने यूज नहीं करना एग्जाम में, डब्ल्यूसीआर अकाउंट डेबिट गया बच्चों विद ₹40,000 और टू गया रियलाइजेशन, है ना। ये एंट्री है, आपने सीखनी है क्योंकि एंट्री ही एग्जाम में पूछी जाएंगी। तो रियलाइजेशन अकाउंट हमने किया 30,000 रुपये, ठीक है। बाद उसके बाद टू रियलाइजेशन हम लोगों ने कर दिया 30,000, टू हम लोग करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना, हम करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपका क्रेडिट चला गया विद ₹10,000, ठीक बात। ये तरीका रहेगा लेस देन वाले केस में। अच्छा, अब अगर केस मोर देन वाला हो तब क्या करेंगे भाई, एक केस मोर देन वाला भी है ना। मोर देन का मतलब हुआ आपने 40,000 रिजर्व किया और जो क्लेम आपको हुआ, जो क्लेम आपको आया बच्चे, वो आपको माना 60,000 रुपए आ गया, है ना। अब क्या करें, कंडीशन आप तो खराब हो गई, आपके पास रिजर्व सिर्फ 40,000 रुपए है और आपके पास जो क्लेम कंपनी के ऊपर उठा वो 60,000 का उठ गया। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, अगेन, है ना, एंट्री की अगर बात करें तो डब्ल्यूसीआर अकाउंट डेबिट जाएगा विद रुपीज, है ना, डब्ल्यूसीआर अकाउंट आपका डेबिट जाएगा विद ₹40,000, क्योंकि आपके पास जो पैसा है ना बच्चे वो सिर्फ और सिर्फ 40,000 रुपये ही है। तो जितना हमारे पास होता है उतना ही आप उतने उतने से तो उसको डेबिट करेंगे, 60 से डेबिट थोड़ी कर देंगे, आप लोग नहीं करेंगे ना। डब्ल्यूसीआर अकाउंट डेबिट किया टू कर दिया आपने रियलाइजेशन, तो आपने किया रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट विद ₹40,000। अब हम ये सोचें कि 20,000 का हम क्या करेंगे भाई, तो 20,000 का हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास तो थोड़ी है, हम ट्रांसफर करने की बात कर रहे हैं फिलहाल, है ना। ट्रांसफर करने की हम लोग बात करें तो यहाँ हम कुछ नहीं कर सकते, हम 20,000 के लिए हम क्या कर रहे हैं, ठीक है बात। तो ट्रांसफर करने की एंट्री बच्चे ये रहेगी। आई होप बात क्लियर हो गई होगी। तो हमारे पास 40 ही हैं तो हम 40 ही ट्रांसफर करेंगे, है ना, उससे ऊपर हम नहीं कर सकते। 60 का क्लेम आया तो ऐसा नहीं कि 20 का हम कुछ करेंगे, 20 की हम रिकवरी फ्रॉम द पार्टनर्स करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करते। कंडीशन कंपनी की ऑलरेडी खराब है ना, कंपनी की हालत वैसे ही नाजुक है, तो कहाँ आप जो शेयर होल्डर्स हैं या फिर जो ओनर्स कंपनी के उनसे रिकवरी का सोच रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है बात। तो 20 को आप इग्नोर करिए। चलिए बात हम करें थर्ड वाले की, अगर मामला इक्वल होता है ना, मतलब इक्वल इन द सेंस 40,000 का क्लेम हुआ तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आप एंट्री क्या करेंगे, एंट्री आप करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, है ना। अगेन आप करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट, आप लोग बच्चे डेबिट करेंगे मतलब ₹40,000 और टू आप कर देंगे, ठीक है। सॉरी, आई एम सो सॉरी, नॉट रिलेशन अकाउंट डेबिट जाएगा, यहाँ पर आपका जाएगा बच्चे डब्ल्यूसीआर अकाउंट डेबिट, है ना। डब्ल्यूसीआर अकाउंट आप डेबिट करेंगे विथ ₹40,000 और टू आप कर देंगे बच्चे रियलाइजेशन, ठीक बात। अब डब्ल्यूसीआर को बार बार डेबिट करने का मतलब यह है कि डब्ल्यूसीआर दिखाया जाता है आपका क्रेडिट साइड, जितने भी रिजर्व आपके रहते हैं वो क्रेडिट साइड दिखाए जाते हैं, और अगर ऐसा है तो उनका बैलेंस क्रेडिट रहा होगा, जब उनको डेबिट करिएगा तब वो खत्म होती हैं चीजें, तो इसलिए हम उसको बार बार डेबिट कर रहे हैं, ठीक है बात। तो डब्ल्यूसीआर अकाउंट डेबिट चला गया तो चला गया आपका रियलाइजेशन। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी रिजर्व के रिगार्डिंग, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आप देखिएगा, कंफर्म तौर पर आपके पास क्वेश्चन होंगे। तो एक एक एंट्री करके जो मैं आपको सिखाते जा रहा हूँ उन पर आप बहुत ध्यान से उनको सुनना है, उन पर ध्यान पूरा पूरा देना है और कोशिश करनी है कि वो आपको आ जाए एक बारी में, है ना। और थोड़ा सा उसके बाद क्वेश्चन लगाने का प्रयास करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, अपने आप क्वेश्चन बनेंगे। चलिए अगली बात हम लोग करते हैं, अगला टॉपिक हम इसी में हम अगला टॉपिक छेड़ते हैं। चलिए बच्चे, तो हमने सीख लिया कि हम एसेट्स को कैसे ट्रांसफर करते हैं और कौन कौन सी एसेट्स को ट्रांसफर नहीं करते, क्या क्या उनके पीछे कंडीशन है, क्यों नहीं करते, पूरा पूरा आपको तर्क बताया गया। और हमने फिर देखा कि कौन कौन सी लाइबिलिटीज हैं जिनको हम ट्रांसफर नहीं करते, और अगर हम ट्रांसफर करते हैं तो एंट्री क्या रहती है, अगर ट्रांसफर नहीं करते तो फिर उनके रिगार्डिंग हम क्या करते हैं। फिर हमने बात करी स्पेशली रिजर्व के ऊपर कि रिजर्व का हम कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। तो जो डिसोल्यूशन वाला चैप्टर है उसमें सबसे ज्यादा जो उलझन पैदा करता है वो आपका डब्ल्यूसीआर यानी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है ना। तो उसके ऊपर हमने डीपली बात कर ली, आई होप आपको समझ में आई हो। अब हम बात कर रहे हैं रिलीज ऑफ एसेट्स यानी एसेट्स को बेचने की, क्योंकि ट्रांसफर करने के बाद एसेट्स आपकी बेची जाती हैं। अगर बेची जाएगी तो भाई ये तो कंफर्म है ना, कंपनी के पास कैश आ रहा होगा या फिर ऑब्लिक वो कैश हो सकता है कि बैंक में आ रहा हो, तो कैश और बैंक अकाउंट आप डेबिट करिएगा, है ना। जो जितना भी अमाउंट आपको आए
टू दी वेरियस एसेट्स, है ना, टू दी नॉट वेरियस एसेट्स, सॉरी। अब देखें कैश एंड बैंक अकाउंट आपका डेबिट जाएगा। तो एक बात देखो, मैंने एक मशीन बेची, फॉर एग्जांपल आप ये देखें, मैंने एक मशीन बेची और मैंने मैंने मतलब कंपनी ने, हाँ मतलब मैं तो कोई होता ही नहीं बेचने वाला, मशीनरी मान लिया हमने 1 लाख की बेची, है ना, एक मशीन हमको बिकी 1 लाख रुपए की, हमको 1 लाख मशीन बेचने से कैश आया, तो भाई हमारा कैश अकाउंट डेबिट जाएगा विद रुपीज 1 लाख, है ना, बिल्कुल सीधी सी बात है। मशीनरी हम बेचेंगे तो 1 लाख रुपए हमारे पास कैश आएगा। अब हमने कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी करना चाहिए। जो एंट्री हम लोगों ने 11th में सीखी थी, हम जो सीखते हैं, हमने सीखा है कि जो जाता है उसको हम क्रेडिट करते हैं, नहीं, वट गोज आउट उसे हम लोग क्रेडिट करने का काम किया करते हैं। लेकिन बच्चे, जितनी भी आपकी एसेट्स हैं, जितनी भी आपकी लाइबिलिटीज हैं, आपने एक कमरे में उनको बंद कर रखा है और वो कमरा है रियलाइजेशन। आप इसको ऐसे सीखें कि आपके पास एक अलग सा कमरा है, आपने सारी एसेट्स और सारी लाइबिलिटी उस कमरे में पैक कर दी। अब जब भी उससे सेल होगी या किसी चीज की पेमेंट होगी, वट एवर इज हैपनिंग इन द कंपनी, वो सारा का सारा बेटा विद द नेम ऑफ रियलाइजेशन के होगा। यानी आपने हर जगह रियलाइजेशन का नाम ही यूज करना चाहिए। आप पेमेंट कर रहे हो, आप पेमेंट रिसीव कर रहे हो, किसी का अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर रहे हो, ले रहे हो, जो भी आप कर रहे हो एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, तो आपने पर्टिकुलर एसेट्स और पर्टिकुलर लाइबिलिटीज का नाम नहीं लिखना है। कब? एसेट्स को बेचते वक्त और लाइबिलिटीज को सेटल आउट करते वक्त। ठीक बात। आपने नाम यूज करना है रियलाइजेशन। तो हमने कैश अकाउंट डेबिट किया और टू किया बच्चे रियलाइजेशन। और मैं रियलाइजेशन क्यों कर रहा हूं, आई होप आपको क्लियर हुआ हो। ठीक है बात। रियलाइजेशन अकाउंट हमने क्रेडिट किया विद रुपीज 1 लाख 2 लाख वट एवर इट इज, अमाउंट जो भी रहा हो, जितनी भी एसेट्स बिकेंगी, है ना, उनकी एंट्री आप कैश अकाउंट डेबिट करके टू रियलाइजेशन करोगे। ठीक बात। अब एक इंपॉर्टेंट बात, हम जितनी भी एसेट्स को ट्रांसफर करते हैं, क्या वो सारी बिकती हैं? है ना, वो सारी नहीं बिकती, वो सारी की सारी एसेट नहीं बिकेंगी। आपको बिकने का जिक्र दिया होना चाहिए। एसेट्स के रिगार्डिंग ट्रांसफर करने का जिक्र तो क्वेश्चन में नहीं रहता, तो आपने ट्रांसफर तो सारी एसेट्स करनी है। जितनी भी एसेट ट्रांसफर होने की कंडीशन में होती हैं, जिनको हम ट्रांसफर करते हैं, जिनको ट्रांसफर करने के लिए मना नहीं कर रखा है, उन सारी एसेट्स को आपने ट्रांसफर करना है। अब आती है बात बेचने की। तो बेचने की एंट्री आप उन्हीं एसेट्स की करेंगे जिनके रिगार्डिंग क्वेश्चन ने कहा हो, है ना। क्वेश्चन ने कहा हो कि भाई मशीन इतने की बिकी, स्टॉक इतने का बिका, गुडविल इतने की बिकी, ये सारी बातें क्वेश्चन ने करी हो। अगर नहीं करी है ना, अगर नहीं करी है बेचने की बात, तो आपने एंट्री नहीं करनी है उस पर्टिकुलर, या यूं कह लें कि आपने पर्टिकुलर उस एसेट्स के बेचने को नहीं दिखाना है। ठीक है बात। तो यहाँ साफ साफ पता होना चाहिए। ठीक है। कई बार बच्चों के माइंड में गुडविल के रिगार्डिंग क्वेश्चन उठते हैं, तो अगर क्या सर गुडविल को ट्रांसफर करें क्या ना करें, तो बिल्कुल गुडविल को ट्रांसफर करते हैं एज एन एसेट्स। एसेट्स के तौर पर इसको ट्रांसफर भी करिए। अगर बिकने की जानकारी दी है तो बेचिए भी, यानी रिलीज होने की अगर जानकारी है तो उससे कैश भी कमाइए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन जिन एसेट्स के बारे में बेचने का जिक्र ना हो, उन्हें आप नहीं बेचेंगे, जबरन उनकी एंट्री नहीं करनी है। ठीक बात। आई होप बात क्लियर हुई हो। ठीक है। तो रिलीज ऑफ एसेट्स तो कैश अकाउंट चला गया और टू रियलाइजेशन अकाउंट हम लोगों ने कर दिया। ठीक है बात। अब जो इंपॉर्टेंट हुआ, देखें अब अगर क्या करें, देखें एक कंडीशन हम पैदा करते हैं। वो क्या कंडीशन है? मान लिया कोई एसेट्स हमारे पार्टनर ले ली, है ना, तो हम क्या लिखें? एन एसेट्स, है ना, कोई भी ऐसी एसेट्स हो टेकन ओवर बाय द पार्टनर, हम लिखें टेकन ओवर बाय द पार्टनर। मतलब ऐसा क्वेश्चन आपको दिया होगा कि भाई एक राम है जो हमारा पार्टनर है, उसने स्टॉक, मतलब ऐसा कुछ होगा, देखो एक उसमें होगा कि भाई एक राम है और राम ने स्टॉक ले लिया हमारा, है ना, स्टॉक की वैल्यू 1 लाख रुपए थी, इसने स्टॉक 90,000 में ले लिया। ऐसा आपको क्वेश्चन गिवन होगा, है ना। तो वही टॉपिक है एन एसेट्स टेकन ओवर बाय द पार्टनर, यानी किसी पार्टनर ने कंपनी की एसेट्स बेचने के बजाय खुद ले ली। तो उस टाइम पे क्या करें भाई? अब जो हमारे लिए स्टॉक है ना बच्चे, वो स्टॉक तो स्टॉक है ही नहीं हमारे लिए, स्टॉक तो हमारे लिए है रियलाइजेशन अकाउंट। मतलब सारी चीजें जितनी भी आपकी लाइबिलिटीज एसेट्स हैं, वो आपके एक कमरे में बंद है, उस कमरे का नाम है रियलाइजेशन। तो ये सारी चीजें आपकी रियलाइजेशन है। स्टॉक आपका गया विद द नेम ऑफ रियलाइजेशन। अब ये 1 लाख का जो स्टॉक था वो 90 में किसने ले लिया भाई? राम ने। अब अगर राम ने लिया है तो राम को पेमेंट करनी पड़ेगी, बिल्कुल करनी पड़ेगी। तो क्या राम ऑन द स्पॉट पेमेंट करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। राम बोलेगा कि मेरे अकाउंट से काट लेना, क्योंकि हमने एसेट्स बेचने बेचने के बाद, लाइबिलिटी सेटल करने के बाद उनको भी तो पेमेंट करनी है, पार्टनर्स को करनी है ना, पार्टनर्स को पेमेंट, तो बिल्कुल। तो अगर करनी है पार्टनर्स को, अगर पेमेंट हमने करनी है, तो हम क्या करेंगे? हम उसके अकाउंट से उसको डिडक्ट कर देंगे। अगर हम डिडक्ट करने का काम करें तो भाई जो पार्टनर्स होगा ना, कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख लें कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना, कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ बच्चे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप डेबिट करिएगा और टू आप लिखेंगे रियलाइजेशन। ये कब है? जब कोई पार्टनर किसी एसेट्स को ले लेगा।
उस टाइम पे, ठीक है बात, उस टाइम पे आपने ये बात करनी है, ठीक बात। अच्छा, एक बात मैं लाइबिलिटीज ट्रांसफर जब हम लोग करते हैं ना, मैं एक पॉइंट मिस आउट मेरे माइंड से हो गया था, मैं आपको बता दूं, जब हम लाइबिलिटीज सेंड करते हैं, लाइबिलिटी ट्रांसफर करते हैं इन दी रियलाइजेशन अकाउंट, तो मैंने कहा सारी की सारी लाइबिलिटी आपने ट्रांसफर करनी होती है एक्सेप्ट फिक्टिशियस लाइबिलिटीज, है ना, फिक्टिशियस लाइबिलिटी और फिर जो रिजर्व हमको दिए रहते हैं उनको उनको छोड़ते हुए आपने सारी की सारी लाइबिलिटीज ट्रांसफर करनी होती हैं। लेकिन जितनी भी आप लाइबिलिटी ट्रांसफर कर रहे होते हैं ना, मेक श्योर करिएगा वो थर्ड पार्टी से रिलेट करती हूँ। आप ये मेक श्योर करिएगा ये बात कि जब आप लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करने का काम कर रहे हैं, एक तो जितने भी फिक्टिशियस लाइबिलिटीज हैं वो ट्रांसफर नहीं होती, रिजर्व कोई भी ट्रांसफर नहीं होते, दूसरा बाकी जितनी भी लाइबिलिटीज बैलेंस शीट में गिवन होंगी वो सारी की सारी ट्रांसफर होती हैं। लेकिन ट्रांसफर करते वक्त ध्यान रखिएगा कि वो लाइबिलिटीज थर्ड पार्टी की हो, थर्ड पार्टी की हो मतलब, है ना, देखो कंपनीज में तीन पार्टी काम करती हैं, तो तीन पार्टी कौन है, फर्स्ट पार्टी तो ओनर हो गए, फर्स्ट पार्टी तो ओनर हो गए, तो इनको हम, यानी जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमको दिया है ना कि मोहित कितनी है, शोभित कितनी है, मुकेश कितनी है, बालम कितनी है, तो हमें कैपिटल पे तो दिया होगा लाइबिलिटी साइड, तो क्या कैपिटल को ट्रांसफर करेंगे, नहीं करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पार्टी हुई ओनर्स कैपिटल, तो कैपिटल को हम ट्रांसफर नहीं करते, कहां ट्रांसफर नहीं करते, इन दी रियलाइजेशन अकाउंट। अच्छा, सेकंड पार्टी कौन हुए, रिलेटिव, किसके रिलेटिव भाई, है ना, किसके रिलेटिव, तो रिलेटिव ऑफ द पार्टनर्स, यानी पार्टनर्स के रिलेटिव, पार्टनर की वाइफ, पार्टनर का भाई, पार्टनर का दोस्त, पार्टनर का बाप, पार्टनर की माँ, इनका जो अगर हमें कोई बात हमको दी होगी इनको भी हम ट्रांसफर नहीं करेंगे, ठीक है बात, इनको भी हम ट्रांसफर नहीं करेंगे। कई बार दिया रहता ना पार्टनर्स, यानी राम्स वाइफ से लोन दिया रहेगा, लाइबिलिटी साइड दे रहा है कि लोन फ्रॉम राम्स वाइफ, यानी राम की वाइफ से लोन लिया, या श्याम की वाइफ से लोन लिया, राम के भाई से लोन लिया, राम के पिताजी से लोन लिया, तो इनको ट्रांसफर नहीं करना है क्योंकि इसके रिलेटिव है, तो रिलेटिव सेकंड पार्टी में आई। थर्ड पार्टी में आए बाहर के लोग, है ना, फॉर एग्जांपल क्रेडिटर है, बिल्स पेएबल है, बैंक ओवरड्राफ्ट है ना, बैंक लोन है, तो ये सारी थर्ड पार्टी हुई और थर्ड पार्टी को आप ट्रांसफर करेंगे, ठीक है बात। इन पार्टी को हम ट्रांसफर नहीं करते, फर्स्ट और सेकंड पार्टी, फर्स्ट पार्टी मतलब ओनर, सेकंड पार्टी मतलब उनके रिलेटिव, ठीक बात। तो लाइबिलिटी ट्रांसफर करते वक्त इनको मैं थोड़ा भूल गया था तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये चीजें रहती हैं। चलिए यहाँ पर हम आए, एन एसेट्स टेकन ओवर बाय द पार्टनर, अगर कोई पार्टनर हमारा एसेट ले ले तो उस टाइम हम लोग क्या करेंगे, तो हमने कहा कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, एसेट्स यानी स्टॉक थी 1 लाख रुपए का लेकिन उसने 90,000 में लिया, तो यहाँ पर 90,000 की एंट्री आप लोग करिएगा। तो ये हुई, अगर किसी पार्टनर ने कोई एसेट ले ली खुद के यूज के लिए तो उस तरीके से उसको हम लोग दिखाने का काम करते हैं बच्चे, ठीक है बात। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आते हैं और नेक्स्ट टॉपिक हमारा बच गया पेमेंट ऑफ द लाइबिलिटीज, है ना, हमने एसेट ट्रांसफर कर ली, लाइबिलिटी ट्रांसफर करी, एसेट्स को बेच दिया, अब बारी बच्चे पेमेंट करने की है। अब पेमेंट करते वक्त हम क्या करते हैं, देखो पेमेंट करते वक्त तो हमारा टू समझ में आना चाहिए हम लोग को, टू बैंक होगा या फिर कैश होगा, मतलब जैसे भी कंडीशन क्वेश्चन दी होगी वो आपका तो क्रेडिट जाएगा कंफर्म तौर पर, क्योंकि बैंक और कैश तो आपका कंफर्म तौर पर क्रेडिट जाएगा, ये बात हमको अच्छे से पता है ना। आप डेबिट क्या करें भाई, डेबिट करोगे आप रियलाइजेशन, क्योंकि आपने सारी की सारी एंट्री बच्चे इसी नाम से करनी है, क्योंकि आपने ये सारी लाइबिलिटीज और एसेट्स एक कमरे में बंद कर रखी थी, तो आपने रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करना है, टू बैंक करना है और लिख देना है बीइंग, है ना, पेमेंट हैज बीन सेटल ऑफ दिस लाइबिलिटी, जो भी आपकी लाइबिलिटी आपकी रहेगी रिगार्डिंग दैट आपने रिलेशन उसकी लिख देनी होती है, ठीक है बात। अच्छा, अब देखो एक इंपॉर्टेंट आप नोट लिख लीजिएगा, है ना, इंपॉर्टेंट आप नोट कर लीजिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ नोट क्या है। देखो मैंने बोला आप एसेट्स को ट्रांसफर करिए, लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करिए, है ना, किन किन एसेट्स को ट्रांसफर नहीं करते उसके रिगार्डिंग हमने बात करी, और फिर हमने बात करी कि लाइबिलिटीज कौन कौन सी जिनको नहीं हम भेजेंगे, ठीक बात, और जिनको भेजेंगे उनके रिगार्डिंग भी हमने देखा कि वो थर्ड पार्टी से रिलेट करनी चाहिए, अदरवाइज नहीं भेज सकते। अच्छा, अब बारी आती है लाइबिलिटीज की पेमेंट करने की, ठीक। एसेट्स को जब बेचा ना हम लोगों ने, तो मैंने आपसे कहा कि आप उन्हीं एसेट्स को बेचेंगे जिनकी जानकारी क्वेश्चन में अवेलेबल होगी, कहा होगा पर्टिकुलरली कि गुडविल इतने में बिकी, या फिर मशीन इतने में बिकी, स्टॉक इतने में बिका, है ना, या फर्नीचर इतने में बिका, कंप्यूटर इतने में बिका, तो तब आप जाकर उसकी एंट्री बेचने की करेंगे। लेकिन लाइबिलिटीज के रिगार्डिंग, पेमेंट के रिगार्डिंग स्पेशली आपको क्वेश्चन में गिवन हो या ना हो, फॉर एग्जाम्पल एक हमको बिल्स पेबल दिया है, मान ला बिल्स पेबल आपको दिया है 1 लाख रुपए का, तो आपने क्या करना है, ये बिल्स पेबल ट्रांसफर करना है टू दी रियलाइजेशन अकाउंट। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी से रिलेट करता है, इसलिए हमने ट्रांसफर तो कर दिया। अब इसके पेमेंट की जानकारी हमको देनी है, क्वेश्चन ने ये नहीं बोला कि इसकी बिल्स पेबल की पेमेंट हुई भी है कि नहीं हुई है ना, क्वेश्चन ने बताया ही नहीं कि बिल्स पेमेंट, जो बिल्स पेबल है उसकी पेमेंट की भी गई कि नहीं की गई, तो हम मान के चलेंगे कि पेमेंट हुई है, ठीक बात। एसेट्स के रिगार्डिंग देखें, मान लिया हमें स्टॉक दिया 70,000 रुपए का, है ना, तो स्टॉक हम ट्रांसफर तो करेंगे क्योंकि भैया स्टॉक से
कैश आ सकता है, तो जिन जिन भी चीजों से हम कैश बना सकते हैं उनको हम ट्रांसफर तो करते हैं, तो इसे हम ट्रांसफर कर देंगे। अब जब बारी होगी बेचने की ना, तो अगर क्वेश्चन में लिखा होगा कि भाई स्टॉक इतने का बिका, तो आप एंट्री करिएगा या कैश टू रिलेशन अकाउंट, अदरवाइज छोड़ देंगे इसको हम, है ना। और अगर नहीं दिया तो फिर हम इसे बिल्कुल इग्नोर करेंगे कि भैया नहीं बिकी है। लेकिन लाइबिलिटी से रिगार्डिंग ऐसा नहीं है, ये ट्रांसफर भी होगी, और अगर इसके पेमेंट के रिगार्डिंग लिखा हो बहुत बढ़िया, नहीं लिखा तो आप मान के चलेंगे कि इनकी पेमेंट हमने करी है। उस टाइम पे आपने एंट्री कंफर्म तौर पे करनी है, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक और कैश अकाउंट। ठीक है बात, ये लाइबिलिटी को सेटल आउट करने की कहानी है। अच्छा, एक केस हमारे पास हो सकता है ना, वो ये है कि लाइबिलिटी है ना, लाइबिलिटीज या कोई ऐसी लाइबिलिटी या एनी लाइबिलिटी लिख देता हूँ, एनी लाइबिलिटी है ना, सेटल्ड बाय, ठीक है, सेटल्ड बाय अ पार्टनर, है ना। एनी लाइबिलिटी सेटल्ड बाय अ पार्टनर, कोई पार्टनर ने जैसे कोई एसेट ले ली, तो फिर उस टाइम पे हमने देखा था कि भाई उसने एसेट ली तो हमारी वाली एंट्री हम लोगों ने करी। अगर वो किसी लाइबिलिटी की पेमेंट अपने बिहाफ पर कर दे या किसी लाइबिलिटी को सेटल आउट करवा दे, तब हम एंट्री क्या करेंगे, देखिए, है ना। तब हम एंट्री क्या करेंगे उस टाइम पे, हम लोग देखो क्या करेंगे, हम रिलेशन अकाउंट डेबिट करेंगे, है ना। तो रिलेशन अकाउंट डेबिट जाएगा, ठीक है बात। और टू कर देंगे कंसर्न पार्टनर्स, है ना, हम कर देंगे कंसर्न, है ना, कर देंगे कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना, कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लोग क्रेडिट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारा एक क्रेडिटर था, है ना, एक क्रेडिट था मान लिया 30,000 रुपए का, तो वो 30,000 रुपए का क्रेडिटर था, और हमारा एक पार्टनर था राम। तो राम इसको बड़े अच्छे से जानता है, राम इसको बहुत अच्छे से जानता है, राम का दोस्त है ये। तो राम ने बोला यार, राम मेरी फर्म की, राम ने इससे बोला इस क्रेडिटर से कि भाई मेरी फर्म की हालत बड़ी टाइट चल रही है, तेरी पेमेंट मैं करवा दूंगा, है ना, मैं कंपनी को बोल दे रहा हूँ कि तेरी पेमेंट मैं करवा दूंगा। तो कंपनी ने कहा ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी इस बात से हमको नहीं है। अब देखें, जब क्रेडिटर को ये पेमेंट करी गई ऑन बिहाफ ऑफ राम, तो ये कंपनी की जिम्मेदारी बनी कि ना कंपनी 30,000 रुपए इसको लौटाए बाद में, क्योंकि इसने अपनी जेब से वो पेमेंट करी है, तो कंपनी की जिम्मेदारी बनी। तो अब क्या कंपनी ऑन द स्पॉट इसको पेमेंट कर देगी? बिल्कुल नहीं करेगी, है ना। अब अगर नहीं करेगी तो फिर कंपनी इसके ये 30,000 जो है इस राम की इनकम बन गई, अगर इनकम बन गई तो राम क्रेडिट जाएगा, तो इसलिए लिखा टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया और रिलेशन अकाउंट हमने डेबिट किया। ठीक है बात, तो ये सेटल आउट अगर किसी ने करी उसके रिगार्डिंग बात है। ठीक है बात, देखिए बच्चे, एक पार्ट हमारा और लाइबिलिटी के रिगार्डिंग रहता है कि इफ अ लाइबिलिटी इज सेटल्ड आउट बाय गिविंग एन एसेट्स। फॉर एग्जांपल हमारा एक क्रेडिटर है, देखो क्या मैं इसका कहने का मतलब मेरा है, हमारा क्रेडिटर मान लिया है 1 लाख रुपए का, ठीक है। इस क्रेडिटर को हमने कहा यार भाई तो हमारा ना, तो हमारा ऐसा कर, एक कंप्यूटर है वो रख ले, ठीक है। तो कंप्यूटर है रख ले उसको, कंप्यूटर की वैल्यू 70,000 रुपये की, तो 70,000 तो यहाँ सेटल आउट कर ले, ठीक है। हमने एक क्रेडिटर हमारा था 1 लाख रुपए का, उस 1 लाख की पेमेंट हमने किस तरीके से की, ये इसकी रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं। तो हम कह रहे हैं हमारा क्रेडिटर था 1 लाख रुपए का, और उसको मैंने बोला कि मेरे पास एक कंप्यूटर पड़ा है उसकी वैल्यू 70,000 रुपए, तो उसको 70,000 रुपए तो ले ले, बाकी 30,000 रुपए तेरे को मैं कैश दे रहा हूँ, या फिर जैसे भी तेरे बैंक में ट्रांसफर कर रहा है, कुछ भी मतलब वट एवर, बट कंडीशन ये है। तो वही कहानी हम कह रहे हैं कि इफ अ लाइबिलिटी सेटल आउट बाय गिविंग एन एसेट्स, हम अगर किसी लाइबिलिटी को एसेट्स देने के थ्रू अगर सेटल आउट करें तो उसकी एंट्री हम लोग क्या करते हैं। तो देखें, फॉर अगर हम बात करें फॉर 70,000, है ना, फॉर द 70,000 नो एंट्री, यानी हम 70,000 जो हमने सेटल आउट करवाए, हमने कहा भाई 70,000 का कंप्यूटर ले जा, तो तेरी मेरी जो बात है वो 1 लाख की है, 70 का तो कंप्यूटर ले गया, अब बचे 30,000 रुपए, तो मैं तेरे को 30 की पेमेंट करूंगा, बाकी 70 हमारे एसेट्स देकर क्रेडिटर को पैचअप करवा दिया, उनको खत्म करवा दिया। तो अगर हम किसी लाइबिलिटीज को खत्म करवाएं या पैचअप करवाएं बाय गिविंग एन एसेट्स, उसको एसेट देकर, तो उस पर्टिकुलर चीज की एंट्री हम नहीं करते। जैसे यहाँ हमारे हमने देने थे 1 लाख रुपए, 70 हमने सेटल करवाए बाई गिविंग दी कंप्यूटर, तो 70,000 की एंट्री हम नहीं करेंगे, इसलिए मैंने लिखा कि फॉर 70,000 नो एंट्री, इसके लिए हमने एंट्री नहीं करनी होती, है ना। और 30 के लिए हम लोग एंट्री करेंगे, वो 30 के लिए हम एंट्री हम क्या करेंगे बच्चे, है ना, हम करेंगे रिलेशन अकाउंट डेबिट। बाकी मतलब एंट्री तो अभी बताई मैंने आपको, रिलेशन अकाउंट डेबिट जाता है ना, विद ₹30,000 इस कंडीशन में जाएगा, और 2 होगा बेटा बैंक या फिर कैश, वट एवर जो भी कंडीशन क्वेश्चन ने दी होगी उस तरीके से हम लोग उसको कर लेंगे। तो ये है, अगर हम किसी एसेट्स को पैचअप करवाएं किसी लाइबिलिटीज के साथ, तो उस पर्टिकुलर हेड की आपने एंट्री नहीं करनी है। और क्यों नहीं करनी है, इसका बहुत बड़ा रीजन है बच्चों, बहुत बड़ा रीजन हुआ। अगर आप करने बैठेंगे ना, तो आप देखिएगा, आप जरा गौर करिएगा कि कहानी पूरी अपने आप वही बनेगी, मतलब अगर एंट्री करेंगे तब भी वही इफेक्ट पड़ेगा, नो एंट्री वाला नहीं करेंगे तो भी बिल्कुल सेम इफेक्ट पड़ता है, तो इसलिए इसकी एंट्री हमने नहीं करनी होती। ठीक है बात, देखिए बच्चों, अब एक आपका में बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशल केस। कैसे स्पेशल केस, देखो मान लिया हमें इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर या बैलेंस शीट के अंदर, हम लोग को इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दी है 1 लाख रुपए, ठीक है बात। और इधर हमें
IFR दे दिया, यानी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे दिया 30,000 रुपये का। इसके रिगार्डिंग हम लोग क्या करेंगे, है ना, या हमें डेटर दे दिए, इन्हीं के दोनों के रिगार्डिंग रहता है। डेटर हम लोग को दिए मान लिया 50,000 रुपये के, और हमें PBD यानी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट है, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट कह लें, वो दे दिया 2,000 रुपये। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, स्पेशल केस हुआ है ना, डिसोल्यूशन के अंदर ये बड़ा स्पेशल केस रहता है कि इन्वेस्टमेंट है भाई 1,00,000 रुपए का, और IFR, अब IFR का मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये जो IFR है ये इसी के लिए क्रिएट किया गया है ना। ये तो हम समझ में आ रहा है कि IFR क्या होता है। डेटर हमारे पास है 30,000 के, और जो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स हैं वो इसी के रिगार्डिंग ट्रीटमेंट या इसी के रिगार्डिंग वो क्रिएट किया गया है। तो इनका हम क्या करें भाई, जो ये PVD है ना और IFR है, ये दोनों आपको देखने को मिलेंगे लाइबिलिटी साइड। ये आपको दोनों लाइबिलिटी साइड देखने को मिलेंगे बच्चे, और ये जो दोनों आपको मिलेंगे एसेट साइड देखने को। तो इनका हम लोग क्या करेंगे भाई, तो हम क्या करेंगे, कहने का मतलब पूरा जो मुद्दा हुआ वो ये हुआ कि अगर किसी एसेट्स के रिगार्डिंग कोई रिजर्व क्रिएट हो तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, तो हम क्या करते हैं बच्चे, इन्वेस्टमेंट को जैसे हम एसेट्स को ट्रांसफर करते हैं तो पूरी बुक वैल्यू पर, यानी 1,00,000 पर हमको ट्रांसफर करें, है ना, उसके एंट्री हम रिलेशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट और टू डेटर कर देंगे। तो हम इसको ट्रांसफर कर देंगे बेटा 1,00,000 और 30,000 करके, मतलब 1,00,000 लिखेंगे इन्वेस्टमेंट के आगे और डेटर के आगे लिखेंगे 30,000 रुपए। अब जो रिजर्व है, इन रिजर्व यानी जो रिजर्व है IFR और प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, इनको एज अ लाइबिलिटी मानते हुए हम लोग ट्रांसफर करने का काम करेंगे टू दी रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है बात, किस तरीके से हम लोग करेंगे, IFR अकाउंट डेबिट कर देंगे, PBD डेबिट करेंगे, टू दी रियलाइजेशन करेंगे, यानी 3 से ये डेबिट, 2 से ये डेबिट, और रियलाइजेशन अकाउंट आपका 5 से क्रेडिट जाएगा। अब बारी पेमेंट करने की, तो पेमेंट भाई IFR और प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट की नहीं होती, उनकी पेमेंट आप किसको करोगे, तो पेमेंट करने की एंट्री इनकी नहीं करनी है। ठीक है बात, ये अपने आप में स्पेशल पॉइंट था, इंपॉर्टेंट पॉइंट था, तो याद रखिएगा कि अल्टीमेट मुद्दा चल क्या रहा है। ठीक है बात, चलिए देखिए, जो हमारा आखिरी टॉपिक इसके अंदर हुआ बच्चे, वो हुआ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो इसको हम कैसे ट्रीट करते हैं, यानी जब हम फर्म को रिलीज करवाते हैं ना, फर्म को जब हम ये पूरी जिम्मेदारी करवाते हैं या जिम्मेदारी किसी एक को सौंपते हैं, या यूँ कह लें कि जब फर्म को डिजोल्व करते हैं तो उस टाइम पे डिजोल्व करते वक्त कुछ खर्चे आया करते हैं, ऐसे ही फर्म डिजोल्व नहीं होती। तो मान लिया हमारा एक खर्चा आया 30,000 रुपये का, है ना, कि फर्म को डिजोल्व करने का, ये जस्ट एग्जाम्पल है, कई करोड़ों का खर्चा कंपनी को रिलीज करने में आता है। तो हमने कंपनी को जब रिलीज करवाया, कंपनी को जब डिजोल्व करवाया, तो एक खर्चा आया 30,000 रुपये का, तो इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन एंट्री पूछा करता है। अब इसके अंदर पहला केस क्या है, ठीक है, कि पहला केस है रियलाइजेशन का जो खर्चा है ना, वो 30,000 रुपये आया, और इस खर्चे को बॉर्न करना है कंपनी ने, यानी कंपनी की जिम्मेदारी है कि कंपनी इस 30,000 को पे करें। तो पहला केस बना, तो हम उस केस में एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट हम लोग डेबिट करेंगे विथ ₹30,000, और टू कैश और बैंक जो भी कंडीशन क्वेश्चन में दी होगी वो हम लोग कर लेंगे क्रेडिट बच्चे विथ ₹30,000। तो ये बात याद रखनी है कि क्वेश्चन में लिखा हो कि रिलेशन एक्सपेंसेस है इज ₹30,000, है ना, विच वॉज पेड बाय द फर्म। ठीक है, और अगर ऐसा लिखा हो तो फिर आपने रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट करना है। अब सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है, रिलेशन खर्चा 30,000 रुपये का आया, है ना, लेकिन कंपनी इसको पे नहीं कर रही, कंपनी की ओर से इसको बी पे कर रहा है। मान लिया हमारे पास एक बी है पार्टनर, है ना, दिया कि कंपनी का जो रिलेशन का जो खर्चा आया वो 30,000 रुपये आया, बट इस 30 को पेमेंट करी बी ने, यानी बी ने 30,000 का जिम्मा लिया और उसने पेमेंट कर दी कंपनी के भी हाथ पे। अगर ऐसा है तो कंपनी को वो 30,000 रुपये उसे कभी ना कभी लौटाने पड़ेंगे, अगर लौटाने पड़ेंगे तो उसके अकाउंट में आज ट्रांसफर करने पड़ेंगे। तो उसके एंट्री हम लोग क्या करेंगे बच्चे, अगेन रिलेशन अकाउंट डेबिट, रिलेशन तो हमेशा डेबिट जाएगा पेमेंट करते वक्त, जब भी हम किसी को पेमेंट कर रहे हो रिलेशन अकाउंट हम डेबिट करेंगे विद ₹30,000। तो हम यहाँ पर टू लिख देंगे बीज कैपिटल अकाउंट, है ना, यहाँ पर लिख देंगे बीज कैपिटल अकाउंट, हम यहाँ पर लिख देंगे बच्चे बीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट विद ₹30,000। ठीक है बात, अच्छा तीसरा केस क्या होगा, रियलाइजेशन का तो खर्चा है वो 30,000 रुपये आया, और इसको बॉर्न करना था पार्टनर ने, यानी झेलना तो पार्टनर ने था, लेकिन पार्टनर के बिहाफ पे कंपनी ने पेमेंट कर दी। ठीक, अब अगर कंपनी ने पेमेंट करी है ना, अगर कंपनी ने पेमेंट करी है तो कंपनी कभी ना कभी इससे रिकवर करेगी बी से, इसको कभी ना कभी तो रिकवर करेगी ना, इसको बी को वापस करना पड़ेगा ना भाई 30,000 रुपये। अगर ऐसा है तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं बच्चे, हम बी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे, डेबिट करेंगे, सॉरी बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे हम लोग, 20 कैपिटल अकाउंट हम लोग डेबिट करेंगे विद ₹30,000, और 2 हम कर देंगे कैश बैंक, जो भी क्वेश्चन में कंडीशन होगी बच्चे। ठीक है, ये रहेगी कंडीशन। तो 3 कंडीशन है। चौथी कंडीशन होती है पार्टनर को ही वो खर्चा बियर करना था और पार्टनर ने ही पेमेंट करी, मतलब कंपनी का खर्चा आया रिलीज करने में 30,000 रुपये, इस 30,000 को पेमेंट करने था बी ने, बी की जिम्मेदारी थी कि उसको पेमेंट करे, और बी ने पेमेंट करी भी थी। अगर पार्टनर को ही बॉर्न करना था, पार्टनर ने ही पेमेंट करी, तो उसकी एंट्री हम लोग नहीं करते क्योंकि वो कंपनी का कंसर्न नहीं हुआ। ठीक बात, तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर फिर से थी। ठीक है बात, तो एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं
थोड़ा सा मैं समझाने का प्रयास करता हूँ जितना हो पाता है। बाकी हम लोग जिन दौरान हमारे एग्जाम रहेंगे 5 दिन का गैप लमसम है हमारे पास, तो उन दिनों मैं जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनके ऊपर हम बात करेंगे। फिलहाल हम वन शॉट की कुछ वीडियोस लेके आएंगे जिनके अंदर हम, मुझे लगता है कि बच्चों के फंसने के पूरे पूरे चांस है, बच्चे थोड़ा सा डरते हैं उन चैप्टर से, तो उनके ऊपर हम लोग मोटा मोटा तौर पर बात कर लेंगे। तो जितनी मैंने यहाँ बात करी ना, अगर आपने ये वीडियो बहुत अच्छे से देखी है ना, और जो टेलीग्राम पे चैनल के पे जो आपके पास नोट्स आएंगे, बाकी अगर वो नोट्स नहीं भी आएंगे तो आपके पास इतना तो ये मटेरियल वैसे ही अवेलेबल है, थोड़ा पेन और कॉपी लेके बैठे, ध्यान से सुनिएगा, चीज़ों को समझने का प्रयास करिएगा, फिर आप एक आध एग्जाम्पल अपनी सैम्पल बुक से देखिए, है ना। अगर आपके पास टाइम हो तो फिर 15 से 20 मिनट का टाइम निकालिए, कोई भी क्वेश्चन उठा के देखिए, आपसे वो क्वेश्चन बन पड़ेगा, है ना। बस बशर्ते कि आपने वीडियो शानदार तरीके से सुनी हो। चलिए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। देखिए बच्चे, एक शानदार एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखाऊं तो लिखा है कि यहाँ क्रेडिटर है हमारे पास 3,60,000 रुपये का, है ना। एक क्रेडिटर हमारे पास है 3,60,000 रुपये का, एक्सेप्टेड अ मशीनरी ऑफ ₹5 लाख। उसने 5 लाख की मशीन कंपनी से ले ली और एंड पेड टू द फर्म ₹1,40,000, और 1,40,000 की पेमेंट उसने फर्म को कर दी। बच्चे, अल्टीमेट कहानी क्या है कि हमने एक बंदे के 3,60,000 रुपये देने हैं, ठीक है। एक क्रेडिटर है, हमने उसके 3,60,000 रुपये देने हैं बच्चे। उसको हमने एक मशीन पकड़ाई 5 लाख रुपए की, है ना। उस बंदे ने क्या करा, 5 लाख की मशीन ले ली और उसने उसके बदले उसको हमको 1,60 तो दे दी है, ठीक है। 1,40 नहीं, 1,40 की पेमेंट कर दी और 3,60,000 अपना रख लिया। मतलब अल्टीमेट लेवल पर 3,60 हमने उसको देने थे, ठीक है। मैंने उसको 5 लाख की मशीन पकड़ाई तो उसने 3,60 अपने काट लिए। अब बाकी जो 1,40 बचे वो हमको दे दिए। तो मैंने भी आपको बताया था कि अगर किसी लाइबिलिटीज का पैचअप किसी एसेट्स के थ्रू करवाया जाए या किसी लाइबिलिटी की पेमेंट किसी एसेट्स के थ्रू करवाई जाए तो उसकी एंट्री हम लोगों ने, उस पर्टिकुलर चीज की एंट्री हम लोगों ने नहीं करनी होती। एंट्री किसी करनी है सिर्फ इस अमाउंट की जो 1,40 कंपनी के पास आ रखा है। अब अगर आ रखा है तो क्या भाई, क्या रहा होगा, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट वट एवर कंडीशन रही होगी, कैश लिखिए बैंक लिखिए, दोनों बातें एकदम सटीक व्यक्ति है। तो क्या कैश अकाउंट हम लोग डेबिट करेंगे विथ ₹1,40,000, ठीक है बात। और 2 कर देंगे बच्चे रियलाइजेशन, है ना। 2 करेंगे रियलाइजेशन। तो सारी की सारी एंट्री आप लोगों ने रियलाइजेशन के नाम से करनी है, क्योंकि सारी चीजें आपकी उस कमरे में लॉग्ड हैं, ठीक है बात। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, है ना। क्रेडिटर ऑफ ₹3,60,000 एक्सेप्टेड मशीनरी एट ₹5 लाख, है ना, एंड पेड टू द फॉर्म ₹1,40,000, ठीक है बात। चलिए देखिए बच्चे, एक एग्जाम्पल और आप लोग देखें। कहानी ये है कि एक क्रेडिटर हमारे पास है 50,000 रुपये का, जिसको हमने 50 की पेमेंट करनी है, ठीक बात। 50 की इसको हमने पेमेंट करनी है। इस क्रेडिटर को हमने कैसे सेटल आउट किया, इस बंदे को हमने एक स्टॉक पकड़ा दिया 45,000 का। हमने कहा भाई तेरे हमने 50,000 रुपये देने हैं, हमारा स्टॉक बहुत वैल्यूबल है, इस स्टॉक को ले जा, बट इसकी वैल्यू 45,000 रुपये है। उसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, और ये कहानी लिखी होगी कि इन फुल सेटलमेंट, यानी लिखा होगा कि अ क्रेडिटर एक्सेप्ट, है ना, क्रेडिटर ऑफ ₹50,000 एक्सेप्टेड स्टॉक, है ना, एट द बुक वैल्यू ऑफ ₹45,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, ऐसा कुछ लिखा होगा क्वेश्चन के अंदर। तो अल्टीमेट कहानी है कि क्रेडिटर को देने थे 50,000 रुपये, उसको स्टॉक पकड़ा दिया 45 का, और हमारी जो बात है वो खत्म हो गई, मतलब हमारा जो लेन देन था वो खत्म हो गया। यानी इस लाइबिलिटी को हमने सेटल आउट करा विद दिस एसेट्स। तो मैंने कहा था कि जिस लाइबिलिटी को हम सेटल कर रहे हैं विद दी बाय गिविंग एन एसेट्स, तो उस पार्ट की एंट्री हम लोग को नहीं करनी होती। तो इसका अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप लिखेंगे बच्चे नो एंट्री, ठीक है, इसकी एंट्री हम लोग नहीं करेंगे। क्लियर है बात। चलिए एक आखिरी एग्जाम्पल की हम लोग बात करते हैं। तो एग्जाम्पल हमारे पास है एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन ₹15,000, यानी हमारा जो खर्चा है ना फर्म को रिलीज करते वक्त, फर्म को डिजोल्व करते वक्त हुआ है बच्चे 15,000 रुपये, ठीक बात। पेड बाई बी, यानी एक बी कोई पार्टनर रहा होगा कंपनी का, उसने 15,000 की पेमेंट करी। अच्छा आगे लिखता है कि ऑफ विच 12,000 वर बॉर्न बाय द फर्म, यानी कंपनी की जिम्मेदारी सिर्फ 12,000 तक रुपए की है ना। अल्टीमेट देखो क्या मामला हुआ, कंपनी को जब डिसॉल्व करवाया गया तो रियलाइजेशन का जो खर्चा आया वो 15,000 आया, जिसको पे किया गया बाय द बी, यानी बी ने 15,000 की पेमेंट करी, लेकिन उनमें से 12,000 तक की जिम्मेदारी कंपनी की है। यानी जो 3,000 रुपए की एक्स्ट्रा पेमेंट हुई ना वो बी को करनी पड़ी, यानी बी ने फालतू का ऐसा खर्चा किया है ना 3,000 रुपए का, तो 3,000 की जिम्मेदारी कंपनी की बिल्कुल नहीं है। कंपनी की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ 12,000 रुपए तक की है, तो कंपनी बी को 12,000 की पेमेंट करेगी। अगर करेगी तो एंट्री देखो किस तरीके से हम लोग करेंगे, है ना। एंट्री हम लोग करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, हम लोग करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट विथ ₹12,000 एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट, या हम बी की अकाउंट में इसको ट्रांसफर करने का काम करेंगे, ठीक है बात। तो ऐसे ही एग्जाम्पल उठाते रहें बुक से और प्रैक्टिस करते रहें। तो अब एग्जाम्पल तो इतने हैं कि अगर मैं बताते जाऊंगा तो शायद चैप्टर खत्म ना हो, है ना, चीज़ें खत्म ना हो। तो आप लोग जितनी भी चीज़ें हैं एक बार ट्राई करिएगा, क्वेश्चन करने का प्रयास करिएगा, तो अपने आप क्वेश्चन होने लगेंगे,
ठीक है बात, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।